अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक तो सहाफ़ी इमरान रियाज बाखैरियत वापस आ चुके हैं। हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों ने उनसे जाके मुलाकात की और उसके बाद फिर उन्होंने यूट्यूब चैनल पर खबर भी दी कि इमरान रियाज खान साहब की जो हालत है वो कैसी है, उनकी हालत इज़हार के ऊपर बताया। और जो तस्वीरें आपने देखी जो वायरल हो रही है खासतौर पर ट्विटर पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, वो लेकर लोग जो है अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जो मिलने वाले सहाफ़ी, मैंने कोशिश की कि मेरी तारिक मतीन साहब मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, उनसे मुलाकात हो ताकि जो इमरान रियाज साहब से उनकी जो भी बात हुई है वो बात जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर या इकरार हसन या दूसरे मंसूर अली खान साहब वगैरह जितने भी लोग हैं उन्होंने वो पब्लिक नहीं की कि बुनियादी तौर पर वजह क्या थी, क्यों अगवा किया गया, कौन थे अगवाकार, उसके बाद फिर उनको कहाँ रखा गया और आखिरकार ये हालत जो इमरान रियाज की आप सब देख रहे हैं ये क्यों की गई, किसने की, किस तरह हुई, ये सारी तफसीलात मैंने उनसे जाननी थी। चाहे ऑफ द रिकॉर्ड ही पता चल जाए, लेकिन उनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका। मैंने कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोज़ में या उनसे जैसे ही मुलाकात हो तो मैं आपके सामने तफसीलात रख सकूं कि आप सबको पता होना चाहिए कि बिलाखिर क्या है सूरत हाल, क्योंकि हम इन सब से भी सवाल करेंगे और मुस्तकबिल में अभी और माजी में भी जो सूरत हाल हो रही है इन तमाम सहाफ़ियों का। और वो सहाफ़ी जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं, उन्होंने कभी इस तरह बात नहीं की कि कराची में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध के दीगर इलाकों में, पंजाब में कई ऐसे लोग हैं जो लापता हो जाते हैं, जो कई कई साल गुजरने के बावजूद आज तक जो है वो उनका पता नहीं चल रहा। यानी कि ये सिलसिला 90s से शुरू हुआ और आज तक जो है वो शहरियों को लापता, जो शहरी हैं उनको लापता करने का या गायब करने का सिलसिला जारी है। लेकिन आज तक उन वजूहात का, उन मुहर्रिकात का और ये कौन लोग होते हैं जो उठा के ले जाते हैं, इस हवाले से आज तक किसी को ना तो कोई पता चल सका। अगर किसी को पता भी होता है तो वो सही तरह से जो है वो बयान नहीं करता। इस तरह कई अदालतों में हमने केसेस रिपोर्ट किए और करते भी हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर करते हैं। और अगर कराची के कोर्ट रिपोर्टर मेरे सारे मुअज़्ज़िज़ हैं, दोस्त हैं, वो आप सबको बताएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का फोकस होता है गुमशुदा अफराद की बाजाबी से मुताल्लिक केसेस के ऊपर, चाहे मेरे चैनल पर खबर चले ना चले, मेरी न्यूज़ ब्रेक हो या ना हो, मैं यूट्यूब चैनल पर चाहे रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो मिसिंग पर्सन के हवाले से आपके सामने रखूँ या ना रखूँ, लेकिन मैं रोज़ाना मिसिंग पर्सन के केसेस को ना सिर्फ रिपोर्ट करता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से किसी भी दोस्त के अखबार में, टीवी चैनल पर कहीं ना कहीं उनकी बात दुनिया तक पहुंच सके। और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज तक अल्लाह ताला ने सलामत रखा हुआ है। और अब मैं कोशिश करता हूं कि अगर किसी न किसी तरीके से मैं उनकी आवाज़ आप सब तक, उन लोगों तक पहुंचा सकूं जितना मैं अपनी हिस्सा उसमें डालने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये सब दोस्त जो इमरान रियाज साहब से मिले हैं, तकरीबन मेरी याद में नहीं पड़ता कि इन्होंने कराची से लापता होने वाले शहरों के हवाले से कोई बात की हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या दीगर शहरों से जो लोग लापता होते हैं उस हवाले से कोई बात की हो। लेकिन इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के बाद अब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि अब जो दीगर गुमशुदा हैं उनके घर वाले किस कर्ब और तकलीफ में मुब्तला होते हैं, वो अब उनको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे जब मुलाकात हो तो पूछूं, क्योंकि बेशुमार लोग अब भी, चाहे मुबशर जैदी साहब हैं इस वक्त इस्तांबुल में है, या दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं वो और दीगर लोग भी बात कर रहे हैं। देखिए जी, आप लोगों ने मुलाकात की और आप हालात ज़ाहिर का तो बता रहे हैं, लेकिन कौन थे, किस तरह थे, क्यों चाहते थे, क्यों किया, वो आप सब नहीं बता रहे थे। उसका मतलब ये है कि आप सब भी डर रहे हैं। तो अब वजह कोई भी है, जाहिर है शायद कोई ये चीज़ सामने ना लाना चाहे, लेकिन ये सूरत हाल हो रही है और हुई है और रोज़ाना की तादाद में, रोज़ाना की सतह पर ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जो आज़ादी इज़हार राय है। बहुत सारे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोग चाहे सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं या दीगर लोग बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर पैमरा ने पाबंदी लगाई क्योंकि वो सजा याफ्ता एक मुजरिम है और उसके बाद फिर मुल्क से फरार हुए, मुल्क से गए, और जिसके बारे में आपने सब ने देखा कि उनके बारे में कहा गया कि जी वो मुल्क से जेल की सलाखें तोड़ के नहीं गए और वो हुकूमत की और अदालत की मर्जी के बाद गए थे। लेकिन गए वो 4 हफ्तों के लिए थे और 4 साल हो गए वापस नहीं आए। अब उनकी बातें ज़ेर गर्दिश है कि वापस आएंगे। लेकिन एक जो कानूनी तरीकाकार है, कानूनी प्रोसीजर किसी सहाफ़ी के सवाल के ऊपर बताने के ऊपर, सरफराज बुगटी जो कि सिटिंग निगरान वजीर दाखिला हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप खुद देख रहे हैं। लेकिन मैं ये नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर एक और बात करना चाहता था, बुनियादी तौर पर जो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, आपको पता है कि इंसानी हकूक़ के चैंपियन होते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि जी जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ सल्ब हो रहे हम उनकी आवाज़ बने, उनके साथ तामुन करें, हम उनके साथ जितना हो सके भलाई का मामला फरमाएं। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब, जिनके जो है वो सिंध की बल्कि मुल्क की
तीसरी बड़ी पार्टी के लीडर थे, उनकी तकरीर पर पाबंदी आयद होती है और आज तक तकरीर पर पाबंदी है। लाखों लोगों को के जरिए या मुख्तलिफ लोगों के जरिए खत लिखने के बावजूद, बार बार सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से उन्होंने मुख्तलिफ जो कौमी इदारे हैं उनसे रजू करने के बावजूद, रब्ता करने के बावजूद आज तक उनकी तकरीर और तहरीर के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, यानी कि उनकी पाबंदी खत्म नहीं की जा रही। उन्होंने भरपूर कोशिश की, एम्बेसी के जरिए भी कोशिश करें कि उनके जो एफिडेविट वगैरह हैं, उनके जो कानूनी दस्तावेजात हैं, उनकी अगर तस्दीक हो जाए तो उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जिस हाई कोर्ट जो कि लाहौर हाई कोर्ट है पाबंदी आयद की गई थी उसके जरिए जो वो अदालत से रजू करें और अपना मुद्दा बयान कर सकें अपने वकील के जरिए या इन पर्सन या किसी भी जो उनके चाहने वाले हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ना एम्बेसी से कुछ हो पा रहा है और ना ही कुछ जो है वो वहाँ से जो इनके जितने भी करीबी लोग हैं वो करा पा रहे हैं। मामला ये बात करने का भी ये है क्योंकि अक्सर हमने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से उनकी तहरीर तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी के हवाले से जब जब केसेस आते रहे हम रिपोर्ट करते रहे। लेकिन ये जो केस है उसमें अजहर सदीक साहब जो कि आपने देखा कि कुछ ऐसा पहले मैंने इंटरव्यू भी लिया था, मेरे बड़े अच्छे मरासिम में लाहौर से उनका ताल्लुक है, कराची में जो है वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, बड़े बड़े नामी गिरामी उनके केसेस आपने सबने देखा होगा, मेरे अच्छे उनसे ताल्लुक आते हैं। लेकिन उनकी मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पूरा दिन इमरान खान साहब के ऊपर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ चलता है वो उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं और आवाज़ बनते भी रहे हैं। शायद उनको फायदा होता होगा सियासी तौर पर भी उनकी पार्टी पीटीआई को या जो भी, लेकिन यह है कि वो भरपूर किस्म की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ के मामला आते हैं उसके ऊपर वो बात करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर जो दरखास्त गुजार थे जिनकी दरखास्त के ऊपर अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई गई थी, उस दरखास्त गुजार के सब जानते हैं कि वकील जो है वो अजहर सदीक साहब थे। अब चूंकि जो मुश्किल थी, जो परेशानी थी, वो तो मेरे ख्याल में अजहर सदीक उसमें ना तो बरह रास्त मुतासिर थे और ना ही जो दरखास्त गुजार थे वो बरह रास्त जो है मुतासिर थे कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर की वजह से उनको शायद कोई मसला दरपेश हो। लेकिन उनकी दरखास्त के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में मामला गया और उसके बाद पैमरा ने नोटिफिकेशन निकाला और उसके बाद फिर तकरीर पर पाबंदी लगा दी। लेकिन यह है कि ये आर्जी पाबंदी थी, एक अरसे दराज से चलती हुई आ रही है। मामला ये है कि अगर आप समझते हैं कि वाकई मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे इमरान खान की तकरीर तहरीर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है, उनका नाम लेने पर पाबंदी है, तो फिर आपने एक चीज़ की थी वो आपको याद होगी और यकीनी तौर पर आपको याद भी रखनी चाहिए कि एक सियासी लीडर जिसकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में, दुनिया भर में, उनकी तहरीर तकरीर और सियासी सरगर्मियों पर आपकी वजह से पाबंदी लगी, तो फिर आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनको पाबंदी खत्म होनी चाहिए इमरान खान की और सबकी उनकी जो है सियासी सरगर्मियों की, उनको आज़ादाना तौर पर जो है वो उनको आज़ादी होनी चाहिए, आप चाहते भी हैं और आप उनके लिए आवाज़ भी उठाते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब की तहरीर और सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है तो आपको इधर भी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आपको लोग आपसे सवाल भी करते हैं, तो लिहाजा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ आप चैंपियन बनते हैं, मेरे बसद एहतराम, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये कि लोग जब हमसे सवाल करते हैं तो फिर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे एक बसद एहतराम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज़ को भी देखें कि आपकी वजह से अगर पाबंदी लगी है तो फिर उस पाबंदी को ख़त्म करने के लिए, या उनकी पाबंदी ख़त्म आप नहीं भी करवा सकते अगर किसी अदालत या किसी फोरम से लगी है, क्योंकि आजकल आप पाकिस्तान में तो है नहीं, तो फिर आप उनके हक में कब आवाज़ उठाएंगे? कम से कम आपको इस मामले में शायद आवाज़ उठानी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो सियासतदान है हमारे मुल्क में, चाहे एमक्यूएम पाकिस्तान है, उनको भरपूर आज़ादी है। उसके बाद फिर अगर हमारी दीगर सियासी जमातें हैं, इवन के कौम परस्त जमातों के जो रहनुमा हैं, उनको भी भरपूर तरीके से उनकी तकरीर तहरीर सियासी सरगर्मियों पर उनको पाबंदी नहीं है, आज़ादी है। बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ, तो फिर लोग मुतालबा करते हैं, लोग जब सोशल मीडिया पर बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपसे मैं भी एक मुदमाना गुजारिश करके एक आजियन के सारे के साथ पूछूं कि अगर आप वीडियो देखें तो ज़रूर आप देखिएगा कि क्या आपने कभी कोशिश की कि अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर भी पाबंदी होनी चाहिए? क्योंकि आप इलेक्शन आगे होंगे, अगर जब इलेक्शन आते हैं तो अगर ये बाइकआउट हो जाते हैं सबकी तरफ से और अल्ताफ हुसैन साहब को भी इजाज़त नहीं होती, तो फिर अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा? आप खुद समझते हैं कि जिस तरह महंगाई, बेरोज़गारी और जो बुनियादी हकूक़ हैं, इंसानी हकूक़, वो उनकी मुकम्मल तौर पर अगर कहीं खिलाफ वर्जी हो रही है तो फिर अगर किसी भी बड़ी सियासी जमात को इजाज़त नहीं होगी तो फिर कौन हुक्मरानी करेगा? आप खुद इस मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं। आगे और भी बेशुमार चीज़ें हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का एक स्टेटमेंट था, बड़ा एक दिलचस्प स्टेटमेंट है, क्योंकि एमक्यूएम में बड़ी एक मशहूर चीज़ है कि वो अपने जो रहनुमा है, तकरीबन आप सब जानते हैं जो पुराने इस मामले से अटैच भी हैं, तो वो समझते हैं कि जो एमक्यूएम को भाई के नाम से करके पुकारते हैं, यानी कि एमक्यूएम की जितनी भी लीडरशिप है एक दूसरे को एहतरामन वो भाई करके पुकारते हैं। तो फारूक सत्तार साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि पार्टी में लोग इतना भाई का इस्तेमाल करते हैं कि यानी कि हर तरह से भाई भाई भाई, तो उसके बाद फिर बीवियों ने भी अपने शोहरों को भाई कह दिया।
वो कहते हैं जी नसरीन जलील साहिबा को जो है उनकी सीनियर रहनुमा है जो एमक्यूएम है उन्होंने कहा नसरीन जलील बाजी कहते थे, लोगों ने उनके नाम के आगे भी भाई लगा कर अब नसरीन जलील बाजी भाई जो है कहना शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एमक्यूएम में भाई की कितनी पहचान और भाई की कितनी ताकत और भाई का कितना म्यार है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि ये एमक्यूएम में आम सी बात है कि जितने भी अपने सीनियर या जितने भी पोस्टों पर या वैसे भी एहतरामन जब भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को भाई करके मुखातिब करते हैं। बाकी और भी बड़ी बेशुमार खबरें, भरपूर किस्म की खबरें, कुछ वक्त की किल्लत और कुछ और वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने कुछ तस्करा भी किया था, वीडियोस नहीं बना पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद है कि जिस तरह आप पहले पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप इस तरह का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।